नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस क्लास में। तो आज की ये दोस्तों हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। पहली क्लास हम लोग कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आज की हमारी क्लास नंबर दूसरी है। तो ये हमारी जो क्लास चलती है ये रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आरपीएफ, एएलपी, यहाँ पर एनटीपीसी टेक्नीशियन, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। इसमें हम प्रीवियस ईयर रेलवे के जीके के क्वेश्चंस होते हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इसमें देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था? तो कौन से भारतीय नेता थे जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय, सरदार बलदेव सिंह, रणजीत सिंह या फिर भगत सिंह? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इनसे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी लाठी लगने से मृत्यु हुई थी? तो वो थे लाला लाजपत राय ही थे। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय त्याग दिया वह था। तो अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को जो खिताब दिया, जो उपाधि दी थी और असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने त्याग दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? राय दुर्लभ, केसरे हिंद, राय बहादुर, हिंद केसरी? तो केसरे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी जी को और असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने त्याग दिया था। तो असहयोग आंदोलन ध्यान रख लेंगे कब से कब तक चला था। तो 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो केसरे हिंद की उपाधि इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय त्याग दी थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, संस्कृत रचना पंचतंत्र के लेखक किसे माना जाता है? तो जो संस्कृत रचना पंचतंत्र है उसका लेखक कौन है? भवभूति, विष्णु शर्मा, चरक या फिर सुश्रुत? तो विष्णु शर्मा को दोस्तों उसका क्या माना जाता है? लेखक माना जाता है। विष्णु शर्मा उसके लेखक हैं। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरक, चरक से एक याद रखेंगे, चरक संहिता बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चरक संहिता किसकी पुस्तक है? तो चरक की है, चरक संहिता। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या फिर विजयनगर? सबसे पहले ये बताएंगे टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो हैदर अली का पुत्र था। किसका? हैदर अली। हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। तो कहाँ का यह शासक था? मैसूर का शासक था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है सबसे कन्याकुमारी, यानी जब लास्ट छोर देखेंगे हमारे इंडिया का तो यहाँ पर कन्याकुमारी पड़ता है लास्ट छोर में। अब वही पूछा है हमसे कि कन्याकुमारी क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है? तो सबसे पहले हम सभी रेखाएं यहाँ पर देख लेते हैं। तो कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से जाती है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रख लेंगे। अब देखिए, कर्क रेखा आ जाती है, फिर उसके बाद दोस्तों भूमध्य रेखा जाती है, फिर उसके नीचे से यहाँ पर मकर रेखा जाती है। तो क्या देखिए, पहला ऑप्शन देखेंगे भूमध्य रेखा के दक्षिण में। क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में यहाँ पर ये कन्याकुमारी है? तो भूमध्य रेखा ये है हमारी, इसका दक्षिणी साइड हो जाएगा। तो क्या दक्षिण में है? नहीं, इसके तो उत्तर में है। तो पहला ऑप्शन गलत। कर्क रेखा के उत्तर में है तो कर्क रेखा ये हमारी है, इसके उत्तर में तो इधर आ जाएगा। कर्क रेखा के दक्षिण में होना चाहिए तो इसके उत्तर में कहा है, ये भी गलत। भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो क्या भूमध्य रेखा के उत्तर में? ये हमारी दोस्तों भूमध्य रेखा है और इसके उत्तर में ही तो कन्याकुमारी है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखना था। अगला प्रश्न देखेंगे। आपको तीनों रेखाएं यहाँ पर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कौन सी रेखा कहाँ से है। पहले कर्क रेखा है, फिर उसके बाद भूमध्य रेखा है, फिर उसके बाद मकर रेखा। देखिए, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के पास से है। वह नदियाँ हैं, यानी मानसरोवर झील के पास से 3 नदियों का उद्गम होता है। वह कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सबसे पहले एक तो सिंधु नदी है जिसका उद्गम मानसरोवर से। सिंधु नदी हो गई दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु ब्रह्मपुत्र, और दूसरी कौन सी नदी है? एक हो गई सतलज।
तो यही तीनों नदियाँ की उत्पत्ति होती है मानसरोवर के पास से, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। किस ऑप्शन में है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। प्रतिरोध को मापने की इकाई कूलाम है, एम्पियर है, ओम है या फिर वोल्ट है, बताएंगे। तो प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है दोस्तों? ओम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम आवेश को मापने की इकाई है, कूलाम आवेश को मापने की इकाई है। एम्पियर धारा को मापने की इकाई है, इन सभी को ध्यान रख लेंगे। वोल्ट विभव या विभवांतर को मापने की इकाई है, विभव को मापने की इकाई है वोल्ट। और ओम क्या है? प्रतिरोध को मापने की इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में टोडरमल किससे संबंध था। तो जो अकबर के शासनकाल में टोडरमल था, इसका संबंध किससे था? संगीत से था, साहित्य से था, कानून से था या भू राजस्व से? तो अकबर के शासनकाल में जो टोडरमल था दोस्तों, उसका संबंध भू राजस्व से था। डी राइट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों ने कौन सा किला पहले बनवाया। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन सा किला बनवाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन यहाँ पर दो बार हो गया, फोर्ट सेंट डेविड। तो अंग्रेजों ने दोस्तों सबसे पहले जो बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज ही बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? यहाँ पर मद्रास, चेन्नई में। चेन्नई में इसका निर्माण करवाया था। सबसे पहला इन्होंने किला बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन संसद, ये है संसद, संसद के दोनों सदनों को या किसी एक सदन को स्थगित कर सकता है। तो संसद को स्थगित करने का पावर किसके पास है? दोनों सदन हो या एक सदन हो, तो यह किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को स्थगित कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था। तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता था किसे? रिपन को, लिटन को, मेटकॉफ को या वुड को? तो मुक्तिदाता के रूप में दोस्तों मेटकॉफ को जाना जाता था, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, ये याद रख लेंगे, मेटकॉफ को। अगले प्रश्न पर चलेंगे कि एक्टिनाइड्स जो परमाणुवीय संख्या वाले मूल तत्व होते हैं, तो एक्टिनाइड्स जो तत्व हैं वह उनका जो परमाणुवीय संख्या है कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रख लेंगे दोस्तों 97 से 104, 101 से 115 या फिर 89 से 103 या फिर 36 से 43। तो कहाँ से कहाँ तक है? 89 से 103 तक दोस्तों एक्टिनाइड्स तत्वों की यहाँ पर परमाणु क्रमांक संख्या है। 89 से 103 तक एक्टिनाइड्स तत्व आते हैं। और बात करें दोस्तों लैंथेनाइड की, ये तो हो गए एक्टिनाइड्स, और यदि बात करें लैंथेनाइड्स की तो लैंथेनाइड्स हो जाते हैं 58 से 71 तक आ जाते हैं लैंथेनाइड्स तत्व, इनको भी ध्यान रख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द कुश्ती से, मुक्केबाजी, कबड्डी या फिर तैराकी से? तो ध्यान रखेंगे कि बटरफ्लाई जो है वह तैराकी से संबंध है। इसका किससे संबंध है? तैराकी से है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। निम्न में से किस भू राजस्व निर्धारण से थॉमस मुनरो संबंधित थे? तो जो थॉमस मुनरो था वह कौन सा भू राजस्व यहाँ पर निर्धारित किया था उसने? देखिए अस्थाई भूमि व्यवस्था, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। तो अस्थाई के किसने किया था? कार्नवालिस को ध्यान रख लेंगे, कार्नवालिस ने दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त किया था, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस। महलवाड़ी विलियम बेंटिक को ध्यान रख लेंगे, महलवाड़ी विलियम बेंटिक ने महलवाड़ी। रैयतवाड़ी किसने? तो यहाँ पर ये हो जाएगा थॉमस मुनरो। तो मुनरो ने क्या किया था? रैयतवाड़ी को अपनाया था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी को अपनाया था। महलवाड़ी को ध्यान रख लेंगे विलियम बेंटिक ने, अस्थाई भूमि व्यवस्था कार्नवालिस ने। अगले प्रश्न पर चलेंगे, किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? तो इनमें से कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? फिनिक्स आश्रम की, साबरमती आश्रम की, सेवाग्राम की, विश्व भारती की? तो याद रख लेंगे कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। साबरमती तो आप सभी को पता है गुजरात में महात्मा गांधी जी ने।
सेवाग्राम, इसकी भी महात्मा गांधी जी ने स्थापना की थी। तो विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो महात्मा गांधी ने किसकी नहीं की थी? तो विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। अगला प्रश्न है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? राउरकेला स्टील प्लांट, तो राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ? पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश में। और ये भी बताएंगे कि किसके सहयोग से स्थापित किया गया राउरकेला स्टील प्लांट। तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में है राउरकेला स्टील प्लांट। किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से यह स्थापित किया गया था, जर्मनी के। तो कैसे याद रख लेंगे कि लास्ट में देखिए केला खरीदने के लिए क्या मनी चाहिए? तो जर्मनी, मनी से याद रख लेंगे कि केले खरीदने के लिए मनी चाहिए। तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। अगला देखेंगे ठोस कोण की इकाई क्या है? कोण, डिग्री, स्टेरेडियन या फिर रेडियन। तो ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई दोस्तों स्टेरेडियन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और यहीं पर दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग, तो पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्वच्छ रातें बादल छाए रातों की तुलना में किस कारण ज़्यादा ठंडी रहती हैं? तो जो स्वच्छ रातें होती है वह बादल छाए रातों से देखेंगे तो ज़्यादा ठंडी रहती है, क्योंकि बादल छाए जो रातें होती हैं उनमें गर्मी यहाँ पर स्वच्छ रातों से ज़्यादा होती हैं। तो यह विकिरण के कारण होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण इनमें से किस परिस्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो ये किस परिस्थिति में होता है? देखिए सूर्य ग्रहण, ध्यान रखेंगे कि देखिए सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाती है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो इस तरीके से जब चंद्रमा बीच में आ जाएगी, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा बीच में आ जाएगी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तब पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो अमावस्या दिन याद रख लेंगे। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण यहाँ पर लगता है। और बात करेंगे दोस्तों चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है? तो इसको देख लेते हैं इसका आंसर कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण यानी इसमें देखिए चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। अब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जैसे सूर्य है, पृथ्वी आ गई हमारी और यहाँ पर हो गया हमारा चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई, तो ये हमारा होता है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन, याद रख लेंगे पूर्णिमा के दिन हमारा चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन। क्योंकि देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यहाँ पर ये सूर्य है तो इस तरीके से पृथ्वी चक्कर लगाएगी, और ये चंद्रमा है तो इस तरीके से पृथ्वी का चक्कर लगाएगी, और पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इस तरीके से ये बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता के द्वारा मापी जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता लिसीमीटर, साइक्रोमीटर, एनीमोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो आर्द्रता, तो हाइड्रोमीटर से आर्द्रता नहीं मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से यहाँ पर आर्द्रता जो मापी जाती है वह हाइग्रो होता है। हाइग्रोमीटर या फिर दे आपको साइक्रोमीटर, ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर होता है आर्द्रता मापने के लिए। हाइड्रोमीटर, यहाँ पर हाइड्रोमीटर ध्यान नहीं आ रहा है, हाइड्रोमीटर उसके लिए होता है, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए हाइग्रो होता है और साइक्रोमीटर होता है, तो साइक्रो ध्यान रख लेंगे इसका।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो पहले यहाँ पर जो हमारी राजधानी थी, कैपिटल कहाँ पर थी? कोलकाता में थी। तो कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरण की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी, यह कब की थी? 1910 में, 1912 में, 1911 में या 1915 में? तो यह की थी 1911 में। कब की थी? 1911 में। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट अकबर के शासन में हुमायूं नामा किसने लिखा था? सम्राट अकबर जो था उसके शासन में जो हुमायूं नामा लिखा गया था वह किसने लिखा था? अहमद यादगार, गुलबदन बेगम, अब्बास सरवानी या फिर फैजी? तो गुलबदन बेगम द्वारा दोस्तों हुमायूं नामा लिखा गया था। गुलबदन बेगम याद रख लेंगे हुमायूं नामा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो किस यहाँ पर अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? 25, 32, 29। तो 1935 के द्वारा यहाँ पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो हमने अभी पढ़ा था कि सबसे पहला अंग्रेजों ने किला स्थापित किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास चेन्नई में, यह स्थापना की, यानी किसके समय में यह स्थापना की थी? शाहजहाँ का समय था, जहांगीर, औरंगजेब या फिर अकबर? ये आपको कमेंट कर कर बताना है इसका आंसर कि किसके समय में किया था। तो क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।